उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि सीटों के आरक्षण और तमाम अन्य मामलों को लेकर सरकार को नोटिस भी किया गया है, जो 3 हफ्तों में सरकार को जवाब देना है। यानी अब चुनाव जुलाई में तय हो सकते हैं और पूर्व में जारी आरक्षण के हिसाब से ही पंचायत चुनाव होंगे। सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि चुनाव पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने 9 जून की चुनाव नियमावली का गजट पब्लिकेशन नहीं होने को आधार बनाकर रोक लगाई थी, मगर 14 जून को इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया था। वहीं आरक्षण मामले में हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि आरक्षण एकदम ठीक है। अगर आरक्षण का रोस्टर पहला भी जारी किया गया है, तब भी अधिकांश सीटों पर आरक्षण बदलाव किया गया है। कोर्ट ने जो है मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर लिया, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। हाईकोर्ट से रोक हटते राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं पंचायत चुनाव में हाथ आजमा रहे हजारों दावेदारों, सियासी दलों ने भी राहत की सांस ली है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। 23 जून को पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद से राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर रहे हजारों लोगों की नजर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। शुक्रवार को चुनाव पर लगी रोक हटते ही सभी ने राहत की सांस ली। राज्य निर्वाचन आयोग भी हरकत में आया और आनन फानन में एक बार फिर मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि शासन से बातचीत के बाद जल्द ही संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको रीशेड्यूल करने का जल्द ही हम कार्यक्रम सरकार को भेजेंगे और बातचीत करने के बाद उसको तय किया जाएगा। सर, इसका नोटिफिकेशन दोबारा नए सिरे से होगा? ये हमने नोटिफिकेशन पूरा निरस्त नहीं किया था, तो अब एक संशोधित अधिसूचना जारी होगी। बीजेपी और कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि वो जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर चुका है, तो कांग्रेस का दावा है कि वो भी पूरी तरह तैयार है। पहले से ही सभी जनपदों की विधानसभाओं में पर्यवेक्षकों को भेजकर जिला पंचायत सीटों पर अपना अपना पैनल मंगा लिया। सब प्रमुख लोगों की राय मशविरा, उनका क्या क्या सुझाव हैं, उन सब सुझावों को संकलित कर दिया गया है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। अब जल्द ही चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी हो सकता है। पुराने कार्यक्रम के मुताबिक 28 जून नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, तो 19 जुलाई को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होने थे। लेकिन बदले हालात में ये शेड्यूल अब और भी पीछे जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली है। इसमें जमरानी बांध प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा हुई। मीटिंग में प्रमुख सचिव, सिंचाई सचिव और राजस्व सचिव मौजूद रहे। इसके बाद सीएम धामी हल्द्वानी दौरे पर गए, जहां उन्होंने जमरानी बांध की साइट और कामों का हवाई निरीक्षण किया। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से बंद परियोजनाओं के कामों को देखा और इसे लेकर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी थे और दोनों के बीच राज्य की विकास परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई। सीएम धामी ने कहा कि ये योजना बीते 6 दशकों से इंतजार कर रही थी। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन पीएम मोदी की वजह
वजह से इसको मंजूरी मिली। 2029 का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से तराई में सिंचाई और पेयजल सुलभ हो जाएगा। कि ये योजना पिछले 6 दशक से भी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि तराई भाबर की ये योजना धरातल पर उतरे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो। लंबा कालखंड बीत गया, कई सरकारें आई और चली गई, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को स्वीकृति मिली है और ये योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो। 2029 का इसमें लक्ष्य रखा गया है। हमारा प्रयास है कि तय समय पर ये योजना पूरी हो और इस योजना के पूरा होते ही यहाँ तराई भाबर के सिंचाई और पेयजल की समस्या का काफ़ी निदान होगा, काफ़ी आसानी होगी लोगों को। वहीं उत्तर प्रदेश के भी अनेक क्षेत्रों में इसका सिंचाई का पानी पहुँचेगा। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन बुलाया जाना है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इससे पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो चुका है और सेशन से पहले किसी अन्य को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा जाना है। लिहाजा सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसे लेकर कैबिनेट विस्तार हो सकता है और संसदीय कार्य मंत्री की भी नियुक्ति की जाएगी। हालांकि किसी वर्तमान मंत्री को भी संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया जा सकता है। धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल संसदीय कार्य मंत्री की रेस में फिलहाल आगे हैं। सर्वदलीय मीटिंग होती है जिसमें एजेंडा दिया जाता है, उसमें संसदीय कार्य मंत्री का अहम रोल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिसको निश्चित किया जाएगा वो इस काम को करेगा। पर इंतजार कीजिए, अभी तो 19 अगस्त के बाद भी होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। हो सकता है कि तब तक विस्तार भी हो जाए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसमें आपका भी नाम आ रहा है कि आपको भी? देखो, ऐसा है कि मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और मुख्यमंत्री जी को पता है कि किस आदमी को काम देना है। उनको जो है जो भी निर्णय होगा हम सबको मान्य होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनली चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए 29 जून को नामांकन और 30 जून को मतदान भी होगा। और बता दें आपको, बीजेपी में आम सहमति से ही अध्यक्ष चुना जाता है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद चुनावी हलचल तेज है। चुनाव संयोजक खजान दास ने भी प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन के साथ चुनाव को लेकर बैठक की। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दूसरा कार्यकाल मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाता है तो महामंत्री आदित्य कोठारी, विधायक विनोद चमोली और विधायक खजान दास का नाम भी चर्चा में है। नहीं, देखिए, नेतृत्व का निर्णय अभी कुछ दूर दूर तक संकेत में भी नहीं है। जब विषय निकल कर आता है, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक रूप में आएंगे वो चर्चा करेंगे। और क्योंकि जो हमारा तो एक राजनीतिक दल ऐसा है कि जो पूरी तरह निर्वाचन पद्धति को अपनाता है। अभी नामांकन ही शुरू नहीं हुआ तो किस पर कैसे कह सकते हैं कि कोई सर्वसम्मति बनेगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को सहसपुर में जमीन से जुड़े मामलों में ईडी ने पूछताछ की तो हरक सिंह ने अपने विरोधियों को इसका जवाब देते हुए ठीकरा फोड़ दिया। दिखाते हैं आपको। कॉर्बेट पार्क रोड केस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को एक बार फिर ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया और देहरादून के सहसपुर के जमीन मामले में दस्तावेज लिए तो सवाल जवाब भी किए। हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें रोकने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं, कहीं न कहीं मेरे राजनीतिक विरोधी ये समझते हैं कि मेरा प्रभाव है और कहीं उसके कारण मुझको रोकने के लिए, मेरी राजनीति को कमजोर करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हरक सिंह रावत और उनके करीबियों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके पास जमीन के सभी दस्तावेज मौजूद हैं और कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। हरक के मुताबिक ईडी सीबीआई की जांच कांग्रेस नेताओं के लिए मेडल है तो बीजेपी ने जांच एजेंसियों पर भरोसा रखने की बात कही है।
अब जैसे माने राहुल गांधी जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जितने सम्मान आएंगे वो हमारे लिए मेडल है, ऐसे ही ये भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना संघर्ष रहेगा, जितना राजनीति में आपका प्रभाव होगा, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो आरक सिंह जी हों या अन्य अधिकारी हों, उनको जो पाक साफ हैं उनको इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। ईडी जब भी निर्णय करेगी तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी एजेंसी है जो दूध का दूध पानी का पानी करेगी। कॉर्बेट पार्क रोड केस साल 2019 का है, जब हरक सिंह रावत फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। कॉर्बेट में पेड़ काटने से जुड़े मामलों में तो पूछताछ हो चुकी, पर अब ईडी ने देहरादून में जमीन से जुड़े मामलों में जांच आगे बढ़ाई है और हरक सिंह रावत की मुसीबत कम होती नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचकर रुद्रप्रयाग में हुई बस दुर्घटना में घायल यात्रियों का हाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम धामी ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का समुचित इलाज किया जाए। साथ ही घायलों और उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। मैनेज कर लिया, कल से मैनेज कर लिया, स्टेबिलिटी आ गई, सारे चारों पेशेंट में स्टेबिलिटी आ गई। आपको दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ता है ना। रुद्रप्रयाग बस हादसे में एक और लापता तीर्थयात्री का शव मिला। मृतक संजय सोनी राजस्थान के रहने वाले थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे में लापता 8 लोगों की भी तलाश जारी है। आपको बता दें, गुरुवार को मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई थी, जिसमें अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 तीर्थयात्री अभी भी लापता हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम ने भी शुक्रवार को हादसे वाली जगह पर जाकर निरीक्षण किया। जिसमें से 3 की बॉडीज़ हमें कल ही मिल गई थी और 1 की बॉडी हमें आज अभी तक मिल गई है। 4 अभी तक डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर पाए हैं और 8 अभी भी लापता हैं। लेकिन हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम रात को भी एक्टिव थी। अभी भी हमने 6 रेस्क्यू टीम्स की टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्र में अलकनंदा नदी एरिया में लगा रखी है। चमोली से खबर, यहां बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ नाला उफान पर है, जिससे हाईवे के दोनों तरफ तीर्थयात्री फंस गए हैं। हालांकि बाद में हाईवे को खोला भी गया, लेकिन फिर भी कई गाड़ियों को अलग अलग जगहों पर रोका गया। असल में पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद अचानक से लामबगड़ नाला उफान पर आया। मलबा साफ करने के लिए जेसीबी को मौके पर लाया गया, लेकिन पानी के तेज बहाव और लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते मुसीबतें आई हैं। लामबगड़ नाला हर साल बरसात में बद्रीनाथ रूट पर लोगों को परेशान करता है और इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया है। इस बार भी लामबगड़ नाला उफान पर आने से बद्रीनाथ यात्री फंस गए। हालांकि फिलहाल रोड को चालू कर दिया गया है। बागेश्वर का एक वीडियो तेजी से वायरल है। इसमें एक टैक्सी चालक फंती पिंडर नदी को पार करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो आसोरा गांव का है, जहां हाल ही में भारी बारिश के चलते लकड़ी का अस्थायी पुल बह गया था। अब पुल ना होने से ग्रामीण टैक्सी से ही नदी पार करने को मजबूर है। वीडियो में देखा जा सकता है तेज बहाव के बीच ड्राइवर जान जोखिम में डालकर वाहन को नदी के आर पार करा रहे हैं। इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी पुल के निर्माण की मांग की है। अरे हमने क्या दिया निकलेगी। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में भागीरथी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पर सियूना गांव में भागीरथी नदी में पैदल रास्ता भी डूब गया है। इस बीच ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस तरह से ग्रामीणों को कहीं आने जाने के लिए मुसीबतें हो रही हैं। हर जगह पर लंबे समय से पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन पुल की जगह ट्रॉली लगाई गई है और रस्सी खींचने के दौरान कई बार ग्रामीण चोटिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग पैदल रास्तों में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं।
पहाड़ों पर हो रही बारिश से ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने लग गया है। गंगा आरती प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया है। हालांकि अभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है। गंगा में पर्यटक स्नान के लिए गहरे पानी में उतर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। गंगा सभा और जल पुलिस के द्वारा लगातार अनाउंस भी कराकर पर्यटकों को जागरूक किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर हादसों के बाद बनी 10 सदस्य कमेटी की पहली मीटिंग हुई है। गृह सचिव शैलेश बगौली की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें उत्तराखंड सिविल एविएशन, DGCA, हेली ऑपरेटर्स शामिल रहे। गृह सचिव ने कहा है कि मौसम खराब होने के हालात से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे हेलीकॉप्टर से जुड़ी कमियों को दूर किया जा सकता है, इस पर अगले 1 हफ्ते में डिटेल प्लान दें। साथ ही DGCA के नियमों को राज्य की नई SOP में जोड़ा जाए, इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए। गृह सचिव ने 1 हफ्ते में ये काम करने को कहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बनी कमेटी को 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी है। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले में इस बार तेज आवाज वाले डीजे और बड़े वाहनों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही भाला, त्रिशूल, बेसबॉल बैट लेकर मेले में पहुंचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कांवड़ियों के वेश में पहुंचने वाले हुड़दंगियों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। शुक्रवार को कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार में इंटर स्टेट मीटिंग की गई है। इसमें उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के अधिकारियों ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदु पर चर्चा की। बैठक में उत्तराखंड और यूपी के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बेसबॉल, डंडे, इस बैट्स, ये सब साथ में लेके ना आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। बारे में भी बहुत विस्तृत से विचार विमर्श हुआ और सभी एजेंसीज अपने आपस में समन्वय के साथ उस पर कार्य कर रही हैं। इस बार कांवड़ मेले में डीजे की धमक और चमक शायद कुछ फीकी दिखे, क्योंकि पुलिस ने पहली बार 50 बड़े डीजे संचालकों को नोटिस थमा दिया। जो भी आएगा तय मानकों में ही बजेगा, नहीं तो उसे बॉर्डर से वापस कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार कांवड़ मेले में शिव भक्त झूमते हैं, नाचते हैं और डीजे की धुन पर बोल बम के जयकारों से आसमान गूंज उठता है। लेकिन इस बार न डीजे की टक्कर दिखेगी, न ही साउंड की जंग, क्योंकि अब की बार पुलिस ने 50 डीजे संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर मानक से ज्यादा डीजे का साउंड हुआ तो कार्रवाई होगी और डीजे बॉर्डर पर ही रोक दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंपटीशन करने वाले डीजे संचालकों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। स्वयं को इस बात को इंश्योर करें कि जो भी ये डीजे बुकिंग जो कर रहे हैं, वो डीजे जो है वो रिक्वायर्ड जो लीगल परमिटेड स्ट्रक्चर है उसके अनुसार हो, लीगली परमिटेड डेसिबल है वो उसके अनुसार हो। 12-15 फीट ऊंचे स्पीकर, स्पेशल बाउंसर टीम और थीम साउंड, ये सब किसी शो से कम नहीं होता था। लेकिन कई बार डीजे की टक्कर विवाद और झगड़े की वजह बन जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने इसे रोकने के लिए सख्ती अपनाई है। जो डिफरेंट स्टोरीज में आते हैं, 1-2 तल्ले बना के चलते हैं, उनको निश्चित तौर पे हम रोकेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ उनकी जान के लिए खतरा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाईवेज में भी काफ़ी हाई टेंशन वायर क्रॉस करती हैं। कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन उसमें अगर शोर की जगह अनुशासन हो तो सुरक्षा और भक्ति दोनों बनी रहेंगी। इस बार पुलिस का रुख सख्त है, लेकिन देखना होगा कि ये डीजे का रिमोट कब तक नियमों के हाथों में रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार नगर निगम में एक महिला सफाई कर्मी ने पार्षद पर जाति सूचक शब्द कहने का आरोप लगाया। विरोध में सफाई कर्मियों ने काम ठप कर दिया। बागेश्वर के दुर्गम लाहौर घाटी क्षेत्र में बीते 15 दिनों से मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप है। नाराज ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। विकासनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 960 ग्राम अवैध चरस बरामद।
अल्मोड़ा जिले से 10 डॉक्टरों का दूसरे जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन कहीं और से ट्रांसफर होकर अल्मोड़ा में कोई डॉक्टर नहीं आया। उत्तरकाशी में मुकबा गांव के ग्रामीणों की रोड की मांग अब जोर पकड़ने लग गई है। ग्रामीण मुकबा से जांगला तक रोड की मांग कर रखी है। राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ने देश में हमेशा लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। अल्मोड़ा डीएन में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जोशीमठ नगर पालिका ने इस यात्रा में वर्ष में 50 दिनों में 4 लाख के करीब प्लास्टिक और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें इकट्ठा की, जिसमें 2 लाख की आमदनी भी हुई। विकासनगर के सहसपुर में बीजेपी ने आपातकाल काला दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया और हर साल 25 जून को काला दिवस मनाने का संकल्प लिया। अल्मोड़ा में एसबीआई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, इसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले लिपुलेख हाईवे में बलुआ कोट से तवा घाट तक डबल लेन किया जा रहा है। 35 किलोमीटर के इस हिस्से को चौड़ा करने में करीब 3000 लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं। ज्यादातर प्रभावितों को लंबे समय से मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे को डबल लेन किया जा रहा है। हाईवे में बलुआ कोट से तवा घाट तक रोड को चौड़ा करने का काम 3 साल पहले शुरू हुआ था। 35 किलोमीटर के हाईवे को डबल बनाने में 2900 लोगों की जमीन, मकान और गौशाला आ रही हैं। बीआरओ ने 27 किलोमीटर में जमीन का अधिग्रहण कर रोड को चौड़ा करने का काम शुरू किया है, लेकिन लंबा समय गुजरने पर सभी प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। हालात ये हैं कि अब तक सिर्फ 1700 प्रभावितों को ही जमीन मकान का मुआवजा मिला है। मुआवजा वितरण न होने से जहां मुआवजा वितरण नहीं हो रहा है, दूसरी ओर सड़क भी कटिंग नहीं हो पा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता को परेशानियां हो रही है। इसलिए इस विषय में जल्दी ही हम एक शिष्टमंडल अपने केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी के नेतृत्व में मिलेंगे और इस समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बीआरओ को 109 करोड़ का मुआवजा प्रभावितों को देना है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सिर्फ 30 करोड़ का मुआवजा ही बट पाया है। मुआवजे को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, बावजूद इसके बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया। असल में मुआवजे को लेकर कई तकनीकी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। कई लोगों के मकान खुद की जमीन पर नहीं है, ऐसे में मुआवजे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये बात अलग है कि इसके लिए भी 23 करोड़ की धनराशि रखी गई है। 30 करोड़ के आसपास का भुगतान जो है वर्तमान में काश्तकारों के खातों में आ चुका है और बाकी जो धनराशि है वो भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से उनको वितरित की जा रही हैं। इसमें कई कतिपय मामले जो डिस्प्यूटेड हैं, इन मामलों का भी निस्तारण करने के उपरांत जो है मॉर्थ को प्रेषित कर दी। बॉर्डर रोड का ये हिस्सा सामरिक नजरिए से तो अहम है ही, साथ ही आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा भी यहीं से गुजरती है। ऐसे में अगर हाईवे रफ्तार के साथ डबल लेन में तब्दील होता तो कईयों की राह आसान हो जाती, लेकिन मुआवजे का पेंच फंसने से जहां प्रभावित परेशान हैं, वहीं बॉर्डर की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।